पेपर नंबर 2, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ। अगर आप सारे चैप्टर्स का एबीसी एनालिसिस करेंगे तो एबीसी एनालिसिस में पहले ये 7 चैप्टर्स हैं जो कैटेगरी बी के चैप्टर्स है। 7 चैप्टर्स हैं जो कैटेगरी बी के चैप्टर है। डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड 2 to 5 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट 5 to 10 मार्क्स के लिए सितंबर टर्म का क्वेश्चन पेपर मैंने अटैच किया है इसके साथ, जिसमें आपको 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था डिपॉजिट से। बोलने के लिए ये चैप्टर बोल देते हम लोग बहुत बार कि 5 नंबर 6 नंबर का चैप्टर है, लेकिन आईसीआई ने 11 नंबर के लिए डिपॉजिट से क्वेश्चन पूछा है। चैप्टर को टिपिकल माना जाता है थोड़ा सा। अगर आप आईसीआई मॉड्यूल देखेंगे तो आपको डिपॉजिट चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल लगता है कि कहाँ कितना परसेंट, कहीं बात 10% हो रही है, कहीं 25, कहीं 35, कहीं 100, कहीं आपका अनलिमिटेड परसेंटेज की बात हो रही है। तो भाई आखिर ये क्या है, चैप्टर क्या है और कितने सेक्शंस के चैप्टर हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आईसीआई ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, हमें इस चैप्टर में क्या क्या याद रखना है जिससे चाहे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन कोई भी हो चैप्टर का आप उसको बना सके। आपको एक टेलीग्राम चैनल में ऐड करेंगे जिसमें कि आपको ये आज का नोट्स मैंने उधर डाला हुआ है, तो हर दिन जो क्लासेस होंगी उसका पूरा नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा और उसका एक कॉपी यहाँ पे भी हम आपको दिलवा देंगे, हार्ड कॉपी जो बच्चे आ रहे हैं। जो बच्चे नहीं हार्ड कॉपी जिनको मिल सकती है उनको सॉफ्ट कॉपी तो सबको मिल जाएगी इसकी। तीसरा चैप्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें कोई भी चेंज नहीं है, इनमें कोई भी चेंज नहीं है, कोई एडिशन नहीं हुआ है। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर की अगर हम बात करें तो कुछ चीजें ऐड कर दी हैं अभी इंस्टीट्यूट ने, वो आप देखो। अमेंडमेंट ये एक ऐसा वर्ड है कि बहुत बार इसको बोल के बच्चे डरते हैं, अमेंडमेंट हो गया, अमेंडमेंट हो गया। अगर आईसीआई अपने बुक में कोई चीज बुक में ऐड करती है तो उसको भी अमेंडमेंट बोलते हैं, अपने बुक से डिलीट करती है तो भी अमेंडमेंट बोलते हैं, उन प्रोविजन में चेंजेस करती है तो भी अमेंडमेंट बोलते हैं। तो अमेंडमेंट का मतलब केवल चेंज नहीं होता, अमेंडमेंट का मतलब कुछ चीज को ऐड करना और लेस करना भी अमेंडमेंट होता है। जैसे एक चैप्टर है आपका ऑडिट एंड ऑडिटर्स। अगर हम इस चैप्टर की बात करें ऑडिट एंड ऑडिटर्स की, तो इस चैप्टर में से एक सेक्शन है सेक्शन 148। सेक्शन 148 आपसे बोलता है ऑडिट ऑडिटर चैप्टर का कि उसमें पहले कॉस्ट ऑडिट होता है। कॉस्ट ऑडिट के सेक्शन 148 में एक सेक्शन है 148 जो कॉस्ट ऑडिट का है। उसमें से पहले बहुत सारा मटेरियल डाला हुआ था कॉस्ट ऑडिट के अंदर, उसने बहुत सारे मटेरियल को वहां से हटा के रेगुलेटेड सेक्टर क्या होता है, इरेगुलेटेड सेक्टर क्या होता है, सब सीआरए आपको पढ़ाते समय टीचर ने पढ़ाया होगा, सीआरए 1 2 3 ये रिमूव कर दिया उधर इंस्टीट्यूट ने, तो ये भी अमेंडमेंट है। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर की बात करें तो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको पढ़ाते समय बेन सब पढ़ा दिया है, बेन 1 2 3 4, एसबीओ किसको बोलते हैं सेक्शन 90 के अंदर, तो ये सब अमेंडमेंट है। मैंने आपको लिखवा दिया, अभी आईसीआई की बुक में अभी ऐड किया है आईसीआई ने, और वो चूंकि अमेंडमेंट था इसमें मैंने आपको पढ़ाते समय अमेंडेड पढ़ाया है। तो कुछ चीजें यहाँ पे कुछ फॉर्म ऐड हुए हैं अकाउंट चैप्टर के अंदर। उन्होंने एक फॉर्म ऐड किया है अकाउंट चैप्टर के अंदर जिसका नाम है सीआरए 1 2, एनसीएलटी 1 2, नाफरा 1 2। आपको आउट ऑफ 6 4 फॉर्म ऐड कर दिए इंस्टीट्यूट ने इस बार, तो वो आपको हम बता देंगे। आपके बुक में वो लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, वहां पे बस कुछ ऐड करवाना है मुझे। आपका सब प्रोविजन लिखा हुआ है, वहां मुझे कुछ चीजें ऐड करवानी होगी जहां ई फॉर्म्स आएंगे। ऑडिट ऑडिटर चैप्टर में 148 को कम कर दिया, अकाउंट चैप्टर में 4 फॉर्म उसने ऐड कर दिए हैं। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन अगर 88 बोले, याद है आपको सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में अगर कोई माइनर शेयर होल्डर होता था तो माइनर शेयर होल्डर चूंकि माइनर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका नाम पहले नहीं लिखते थे रजिस्टर ऑफ मेंबर में, केवल गार्जियन का लिखते थे। अब उसने वर्ड यूज किया है ऑल्सो द नेम ऑफ गार्जियन, मतलब अब माइनर का भी नाम लिखना है और गार्जियन का भी नाम लिखना है। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आपको सेक्शन 103 याद हो, बोलेंगे 103, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन 103 कोरम, 103 इज द कोरम। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन अ मीटिंग टू वैलिडेट द मीटिंग इज नोन एज कोरम।
तो आपने वहां पे एक बात पढ़ी थी कि अगर कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव यूज करता है, तो हम उस रिप्रेजेंटेटिव को एज गुड एज मेंबर कंसिडर करते थे। मान लो 5 बॉडी कॉर्पोरेट ने एक इंसान को भेजा, एक ही इंसान, और 5 अलग अलग, टाटा ने भी उसी को, रिलायंस ने भी उसी को, अडानी ने भी उसी को, आदित्य बिरला ने भी उसी को, और एक कंपनी ने उसी को अपना अपॉइंट किया है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो काउंट करते समय 5 काउंट करते थे, 5 लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज इक्वल टू 5 मेंबर। लेकिन मान लो वो अकेला मेंबर आ गया कोरम, आ गया मीटिंग में, तो एक और व्यक्ति चाहिए तो कोरम होगा। ये चीज ऐड किया है इंस्टीट्यूट ने अभी कोरम के अंदर। तो कुछ चीजों को वहां से आपको सेक्शन 120 अगर याद हो, तो सेक्शन 120 था कि कुछ कंपनियों को मैंडेटरी बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड रखना जरूरी है, जैसे लिस्टेड कंपनी और ऐसी कंपनी जहां 1000 मेंबर डिवेंचर होल्डर हैं। अब वहां पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया, मे, MAY, मे का मतलब यानी ऑप्शन डाल दिया, जो वहां पहले कंपल्सन था। तो अभी हम आपको जो भी पढ़ाएंगे उसमें जो रिसेंटली, अच्छा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में एक चेंज किया है ICAI ने। क्या चेंज किया? बोला कि पहले अगर आपको याद हो FC, तो कितने FC पढ़ने थे? 4। फॉरेन कंपनी के लिए 4 FC आपने पढ़ा था। बोला कि जो आपको, जब फॉरेन कंपनी इंडिया में आके प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेबल करती है, उसके 30 दिन के अंदर FC1 न्यू दिल्ली को, ROC न्यू दिल्ली को सबमिट होता था। अब ROC न्यू दिल्ली को नहीं सबमिट करके CRC गुरुग्राम को सबमिट करना है FC1। और FC5 ऐड किया है उन्होंने, एक नया लाया है। हो सकता है कि मई के लिए ये ना पूछे, लेकिन अगर वो उन्होंने सितंबर के बुक में ये सारे चेंजेस डाल दिए हैं तो अमेंडमेंट तो हम इसको बोलेंगे। तो अगर हम पढ़ते समय अगर ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें हुई हैं किसी चैप्टर्स में, तो हम आपको बता दें कि अगर वो आपको MCQ में दिखे तो आपको आइडिया होगा पहले से ही कि ये हुआ। और अगर मई में नहीं वो पूछते हैं इन चीजों को, तो सितंबर में तो 100% पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको सितंबर में पेपर देना है, आपको मई में ही देना है। आप में नहीं पूछे जाए तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने बुक में चेंजेस को भी अमेंडमेंट ही बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं कि करके चैप्टर्स। तो आपको पढ़ना कैसे और किस तरीके से, किस क्रम में पढ़ना है कि आपको मिनिमम 60% के लिए लॉ में ना सोचना पड़े। अच्छा, एक चीज जो हम आपका अगर दिमाग में मिथ हो तो वो निकालना चाहते हैं। मिथ ये है कि लॉ में मार्क्स नहीं आती है, बिल्कुल गलत बात है। आप अभी टॉपर्स का इस बार का रिजल्ट निकाल के देख लें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको ग्रुप 1 में लॉ के अंदर हाईएस्ट मार्क्स है। तो ये आप नहीं बोल सकते हैं कि लॉ में मार्क्स नहीं आता है, लॉ में मार्क्स आता है। और मिनिमम 60 लाना कोई भी बड़ा बिग डील नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन आपको मेरे साथ जो चैप्टर आपको जो ये नोट्स प्रोवाइड हो रहा है, दैट इज द समरी नोट्स, दैट इज द हैंड रिटन समरी नोट्स है। ये हैंड रिटन मेरे समरी नोट्स हैं, जिसमें आपको 4 पेजेस में पूरा डिपॉजिट को मैंने वाइंड अप किया है। जो ICAI में 40 पेज है, वो 4 पेजेस में वाइंड अप किया गया है। बाकी अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, अगर हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो पढ़ते समय हम लोग जो पढ़े होंगे 11-12 पेजेस में मैंने पूरा सब्जेक्ट लिखवाया होगा आपको डिपॉजिट का, लेकिन उसको मैंने शॉर्ट करके जितना काम का चीज है आपके एग्जामिनेशन में जो तुमको याद रहना चाहिए उसको लिखा है इधर हैंड रिटन नोट्स में। कुछ भी कचड़ा इधर आपको मिलेगा नहीं, आपके नोट्स में आपको वही मिलेगा जो आपको एग्जाम में दिखेगा आपको। तो ये नोट्स आपको याद करना होगा, हर सब्जेक्ट का हैंड रिटन होगा, हम देंगे हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का आपको नोट्स मिलेगा, 15 के 15 चैप्टर के नोट्स। तो सबसे पहले ये 7 चैप्टर्स को कैटेगरी B बोलते हैं। आप इनके अगर मार्क्स के वेटेज को ऐड करेंगे तो इनके मार्क्स का वेटेज 70% का आता है। मतलब ये मैक्स आपको 120 मार्क्स के क्वेश्चन ICAI पूछेंगे, 120 में आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन ऑप्शनल होगा। और ये जो आपको देखेंगे, तो अगर कोई बच्चा इन 7 चैप्टर्स पे कमांड कर ले तो वो लॉ में पास हो जाएगा। लॉ में पास होने के लिए अगर उसको केवल इन 7 चैप्टर्स पे कमांड है, पहला है डिविडेंड, डिपॉजिट, चार्ज, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, ऑडिट और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो लॉ में पास हो जाएगा। पास होने के लिए इससे ज्यादा नहीं चाहिए लॉ में। उसके आगे अगर हम थोड़ा बढ़े तो इसको कैटेगरी A चैप्टर बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये अदर लॉ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। उसके बाद जनरल क्लॉजेज एक्ट, फेमा
और एलएलपी, इनका अगर आप कंपलसरी बेसिस पे कवरेज देखें तो देख लीजिए 40 to 50 मार्क्स का कंपलसरी बेसिस पे इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पोर्शन अभी जब आपको पूरा लॉ में इंटरेस्ट जग जाए 7 चैप्टर से तो हम यहाँ चलेंगे, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा हाई फोकस चाहिए होता है इस एरिया को। उसको करने के बाद हम आएंगे उन चैप्टरों में जो कि अगर आप ध्यान से देखें तो 15 नंबर का मैक्सिमम कवरेज, मैक्सिमम जो है मिनिमम 15 और मैक्सिमम तो 30-35 नंबर का कवरेज रख सकते हैं, पर रखते नहीं है, इतने का कवरेज नहीं होता है इन चैप्टर्स का, जिसको हम कैटेगरी सी चैप्टर्स बोलते हैं, जिसको सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद उन चैप्टर को बोलेंगे कि नंबर ऑफ चैप्टर कम है लेकिन प्रायोरिटी रेंज में ज्यादा है, मतलब उनके बिना लॉ में आप 70-80 नंबर नहीं ला सकते हैं अगर आपका कैटेगरी ए अच्छा नहीं है तो। और सी चैप्टर्स वह है जिसको एक बार भी अगर आप रीड करके छोड़ देते हैं तो ठीक है, उससे ज्यादा का रिक्वायरमेंट नहीं होता है कैटेगरी सी के लिए अगर हम लोग बात बोले तो हमने पूरे कैटेगराइज किया बी ए सी में चैप्टर्स को। अगर आपको पास होना है तो बी पे कमांड करना होगा, अच्छा करना है तो ए भी आना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि मेरा लॉ का पेपर इतना अच्छा हो जिससे मेरा एग्रीगेट ना घटे ग्रुप 1 का, तो आपको ए बी सी तीनों पे थोड़ा सा कमांड करना होगा। कंपैरेटिवली अगर हम बोले ग्रुप 1 में तो सिलेबस इसका सबसे कम है, अगर डीटी देख लें, हम एडवांस अकाउंट्स देख लें और लॉ देखें तो इसमें कंपैरेटिवली सिलेबस सबसे कम है। मार्क्स आप ज्यादा ला सकते हैं, मार्क्स कहां से आते हैं ये मैटर नहीं करता है, मतलब मैटर करेगा कि मार्क्स कितने आए। 2 क्वेश्चन इसके बाद हमने अटैच किया है, वो क्वेश्चन आपके आईसीआई के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सितंबर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन केस बेस्ड सिनेरियो में पूछा है आईसीआई ने, और दूसरा क्वेश्चन उसने डिस्क्रिप्टिव पूछा है। तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर आपको चैप्टर आ गया तो क्वेश्चन बनना चाहिए। तो चलिए एक चैप्टर को शुरू करते हैं। आपके हाथ में हैंड रिटन नोट्स है, जिसका कि कुछ भी कचड़ा नहीं आपको दिखा, सारा कचड़ा को साफ करके मैंने एक 4 पेज का नोट्स ड्राफ्ट किया है। और कोई बच्चा अगर उसको इतना आता है डिपॉजिट तो उसका चैप्टर कंप्लीट है डिपॉजिट। शुरू करें। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज। कंपनीज जो हैं वो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट करेंगे। आपके पास नहीं है नोट्स, जो बच्चे भी बाद में उनके पास नोट्स नहीं है ना, हाँ लेके देख लो, जितने बच्चों के पास नहीं उतना ले लो, लेके आओ। पहला पेज आप एक बार खुद से रीड करें क्या लिखा हुआ है जो आपको मिला है, फिर हम थोड़ा समझाएं और याद करें। तूफा तो पी लो ना, पी लो। चलो ठीक है, बोले हम आगे। चलो आप ध्यान से देखें चैप्टर को, सुनिए। ये थोड़ा सा क्लास सीरियस आप लीजिएगा, बाकी जितना उसको बनाना है वो बना लेंगे, लेकिन आपकी तरफ से नहीं बनना चाहिए कुछ भी, क्योंकि हमें इसी उतने टाइम में ही छोटे छोटे चैप्टर्स को उसी दिन निपटाना होगा। बड़े चैप्टर में थोड़ा 2 दिन लग सकता है, छोटे चैप्टरों में ज्यादा कोई भी समय लगाने का मतलब नहीं है। मतलब इसी क्लास के ड्यूरेशन में हमें वो चैप्टर याद हो जाना चाहिए, इस पे काम करना है। तो ध्यान से देखिए, सेक्शन का रेंज, सेक्शन का रेंज इज सेक्शन 73 to 76 ए का रेंज है। और अगर हम यहाँ पे ई फॉर्म्स देखें तो 4 ई फॉर्म का जिक्र है, डीपीटी 1 to डीपीटी 4। डीपीटी 4 डिलीट हो गया, क्यों? क्योंकि सेक्शन 74 डिलीट हो गया।
टोटल सेक्शंस यहाँ पे होते थे 73, 74, 75, 76, 76 ए। सेक्शन 74 था ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन मतलब ये जो चैप्टर है बेटा वो 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ है। किस दिन से? 1 अप्रैल 2014 को आया है फोर्स में ये चैप्टर। इसने कहा कि भाई आज आपका कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है कंपनियां, ये बताइए। और ये कंपनी को बताने के लिए 3 मंथ्स का टाइम दिया गया कि आप 3 मंथ्स के अंदर आरओसी को एक फॉर्म डिपॉजिट एक ई फॉर्म जमा करें। फॉर्म होगा DPT 4, जिसमें आप ये बताएंगे कि कंपनियों के पास टोटल अमाउंट कितना का आउटस्टैंडिंग है जो कंपनी को चुकाना है। 3 महीने का टाइम दिया गया था DPT 4 सबमिट करने का, और आपको समय दिया गया कि 1/4/14 को जितना डिपॉजिट ड्यू हो आपका आज से 3 साल के अंदर जितना टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ड्यू हो रहा है या जो उसका ड्यू डेट है मेच्योरिटी का, विच एवर इज अर्लियर आपको पेमेंट कर देना चाहिए। लेकिन 2014 से 3 साल बात करें तो 17 बीते इतना साल हो गया। वो ट्रांजिशन प्रोविजन था। आज के दिन अगर हम बोले तो हमारे लिए कोई रेलिवेंसी नहीं है उस सेक्शन का, तो आपको सेक्शन 74 नहीं पढ़ना। सेक्शन 75 इज डिलीटेड फ्रॉम ICI, तो 2 सेक्शंस खत्म हो गए यहां से। मतलब इस चैप्टर में आपको टोटल 3 ही सेक्शन पढ़ना है। कितना सेक्शन पढ़ना है? टोटल 3। पहला सेक्शन होगा 73, दूसरा होगा 76 और तीसरा होगा 76A। तो इस पूरे चैप्टर में 3 सेक्शन ही हमें याद करने हैं, सेक्शन 73, 76 और 76A। ठीक है, और 3 ही DPT याद रखना है, DPT 1, DPT 2, DPT 3, DPT 4 डिलीट हो चुका है। तो अब आते हैं पहले सेक्शंस में, जिसका नाम है सेक्शन 73। सेक्शन 73 का नाम देखो, प्रोहिबिशन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। मतलब कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। बात हम रेस्ट्रिक्शन की नहीं कर रहे, बात किस चीज की कर रहे हैं? प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन का मतलब है कि आप वो काम कर ही नहीं सकते। तो सेक्शन है प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसके अंदर आपको 5 सब सेक्शंस याद करने हैं। सेक्शन 73 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 73 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 73 का सबसेक्शन 3, 73 का सबसेक्शन 4 और सेक्शन 73 का सबसेक्शन 5। तो यानी कि सेक्शन का आपको जब हम बोले कि बोलो तो आप मुंह खोल के बोलेंगे। बोलने से जब आप लाउड होंगे आपको लॉ याद होगा, और लॉ याद करने का कोई तरीका होता नहीं है। तो आप मुझे बताएं सेक्शन 73 का नाम क्या है और कितने सबसेक्शन पढ़ने हैं? बोले। प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर ही नहीं सकते। इसके अंदर कितने सबसेक्शंस याद करने होंगे? 5 सबसेक्शन। बोलो 1, 2, 3, 4, 5। सबसेक्शन 1 बोलता है नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। यानी आप ये बोल सकते हैं कि जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। यही मतलब हुआ ना एक्सेप्शन का। नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। यानी एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, उसको छोड़ के बाकी बाकायदा कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन ये जो सेक्शन है वो इन पे एप्लीकेबल ही नहीं है। बोल रहा है किन पे? बोल रहे अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, अब भाई बैंकिंग कंपनी का तो काम ही धंधा यही है कि पब्लिक से डिपॉजिट लेना, तो यानी कि पब्लिक जो बैंकिंग कंपनी है उसपे तो ये सेक्शन की कोई एप्लीकेबिलिटी ही नहीं है। तो यानी 4 ऐसी कंपनियां हैं जिन पे सेक्शन 73 का सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल ही नहीं है। पहला हो गया बैंकिंग कंपनी, दूसरा हो गया NBFC, तीसरा हो गया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और चौथा हो गया वो कंपनियां जिनको CJ ने प्रिस्क्राइब किया इन कंसल्टेशन विद RBI। RBI के कंसल्टेशन से CJ ने जिसको प्रिस्क्राइब कर दिया कि भाई इन पे नहीं लगेगा सेक्शन 73 सब सेक्शन 1, उन पे नहीं लगेगा। एक बार आप सेक्शन 73 पढ़ें, अब सेक्शन 73 का सब सेक्शन 1
क्या लिखा हुआ है? नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। मतलब क्या आप बोल सकते हैं कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, लेकिन ये सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं है 4 कंपनी पे। मुंह खोल के नाम बोलिए। बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस और सीजी ने जिसको प्रिस्क्राइब किया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। सेक्शन 73 का सब सेक्शन 1 हो गया। 2 में चले। 2 बोल रहे हैं कि एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब सोचो जरा, कोई जो मेंबर है वो ऑलरेडी वो बेटा उस कंपनी में पैसे लगाए हुए है, तो वो तो कंपनी के सारे इन आउट अंदरूनी बातों सब कुछ को जानता होगा। तो बोल रहे हैं कि एवरी कंपनी, सारी कंपनियां अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है, लेकिन उनको ये कंडीशंस फुलफिल करने होंगे जो क्लॉज ए टू एफ में दिए गए हैं। मतलब अगर आप कोई कंपनी है और अगर आप ये कंडीशंस जो क्लॉजेस में दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ में उसको फुलफिल करते हैं तो आप अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप एक बार रीड करें, एक बार हम समझाएंगे ए टू एफ में क्लॉजेस में क्या लिखे हैं, आप एक बार रीड करें। आपके पास नोट्स नहीं है? दे दो। पीछे पीछे पीछे, हाँ ले। सिक्स क्लॉजेस हैं वहां पे, क्लॉज ए बी सी डी ई और एफ। क्लॉज ए बोल रहा है बेटा कि कंपनी जो है वो अपने मेंबर को सर्कुलेट करेगी डीपीटी 1। डीपीटी 1 में 3 बातें होती हैं। लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग कितना है कंपनी का, और तीसरी बात टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर कितने हैं। लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग, ये 3 कंटेंट होता है डीपीटी का, डीपीटी 1 का। तो डीपीटी 1 क्लॉज ए है कि कंपनी को अपने मेंबर्स को डीपीटी 1 सर्कुलेट करना चाहिए। 3 चीजें, पहला हो गया तुम्हारा लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरा हो गया टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर, और तीसरा है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग। आपके पास तो डिटेल्ड नोट है। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसने कभी डिटेलिंग में ना पढ़ा हो डिपॉजिट, तो अगर आप उसे बोलिएगा तो हम आपको डिटेल्ड नोट का पीडीएफ भी शेयर कर देंगे ग्रुप में, जिसमें कि पूरा इसका डिटेल्ड नोट्स है 12 पेज का। ये वो है जो आपको याद रखना है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको डिटेल्ड भी 12 पेज पढ़ना हो तो आप मुझे बोलिएगा तो वो सेंड कर देंगे आपके ग्रुप में, जिससे कि आप इस चैप्टर को जो हम बोल रहे हैं वो बात का पूरा डिटेलिंग उसमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है। फर्स्ट टाइमर के लिए भी एनफ नहीं है। फर्स्ट टाइमर के लिए इतना हो सकता है कि वो पास हो सकता है, उसको सब कुछ लगेगा कि देखा सुना हुआ है पेपर्स में, लेकिन आपको थोड़ा डिटेलिंग पढ़ना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइमर है तो उसको थोड़ा डिटेलिंग पढ़ना चाहिए, और वो डिटेलिंग पढ़ने के बाद जब ये पढ़ेगा तो उसको बड़ा कंफर्ट लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको डिटेल नोट्स सेंड करते जाएंगे, एक एक चैप्टर आप बोलिएगा तो ठीक है, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत बस ये है कि पढ़ना होगा 2 महीने जम के। अगर ये कर लिए तो लॉ में पास जाइएगा, पास होने की शंका नहीं है, फर्स्ट टाइम भी होगा तब भी। ठीक है, तो चलिए, तो पहला है क्लॉज ए है कि डीपीटी 1 मेंबर को सर्कुलेट किया जाता है। 3 बातें होंगी, पहला लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर और अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग। लेकिन क्या डीपीटी 1 जो कंपनी मेंबर को इश्यू करती है वो डायरेक्टली मेंबर को इश्यू करती है कि मेंबर को इश्यू करने से पहले आरओसी को इश्यू करती है और वहां से 30 दिन के अंदर मेंबर को इश्यू करती है? तो बी क्लॉज है। अब आप बोलेंगे कि तो इसको पहले लिखना चाहिए था,
उसके बाद बी आना चाहिए था, तो भाई लॉ मेकर्स ने एबीसीडी ऐसे ही लिखा है, तो आपको भी ऐसे ही याद करना है एबीसीडी। तो पहला है डीपीटी 1 किसको सर्कुलेट किया जाता है, मेंबर्स को। दूसरा क्लॉज है बी कि फर्स्ट डीपीटी किसको डिपॉजिट करेंगे, आरओसी को, और वहां से 30 दिन के अंदर मेंबर को सर्कुलेट करेंगे। क्लॉज सी, हर साल 30 अप्रैल तक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है उसका कम से कम 20% सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कीजिए। उसका नाम रखिए डीआरआर, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है आपका? आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे 25-26। तो मान लो 25-26 में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ का डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है। तो यहाँ पे 30 अप्रैल 24 तक क्या कीजिए, 20 करोड़ रुपए सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कीजिए, डीआरआर बोल के। क्या बोल के? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। और उसका और कोई यूज नहीं होता है, एक ही यूज है, डिपॉजिट है रिपेमेंट। तो क्या बोला कि डिपॉजिट बाय 30 अप्रैल मिनिमम 20% ऑफ टोटल डिपॉजिट मैच्योरिंग इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो करंट फाइनेंशियल ईयर 24-25, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26। 25-26 में जितना टोटल डिपॉजिट मैच्योर हो रहा होगा उसका 20% आप सेपरेट शेड्यूल बैंक में जमा कर दीजिए 30 अप्रैल 24 तक, बोल के डीआरआर, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व। यह है क्लॉज सी। एक बार फिर से पढ़िए। डिपॉजिट बाय 30 अप्रैल मिनिमम 20% ऑफ टोटल डिपॉजिट मैच्योरिंग इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्लॉज डी तो भाई बहुत अच्छा है, ओमिटेड। तो तुम बोलोगे कि तो फिर ई क्यों नहीं हो गया डी? लॉ मेकर्स अब लिख चुके हैं, अब हटाने के लिए अगर ओमिटेड वर्ड लिखना आसान है, लेकिन उसको डिलीट करके इसको बनाने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ जाएगा। तो बोल रहा है कि छोड़ो ना, डी को बोलो ओमिटेड। बच्चों को हमारे ऐसे भी अच्छा लगता है ऐसा कुछ, डिलीटेड, ओमिटेड, नहीं पढ़ना, नॉट अमेंडेड, तो इसलिए एक डी को भी रहने दो ओमिटेड बोल के। अब आ जाओ क्लॉज ई में। क्लॉज ई बोल रहे हैं कि सुनो, जो आपको डिपॉजिट का रीपेमेंट करना था, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, उसमें आप कभी डिफॉल्ट ना किए हो, टाइमली कर दीजिएगा, डिफॉल्ट ना किए हो। और अगर मान लो डिफॉल्ट हो गया तो कितने साल उसको ठीक किए हुए बीत जाने चाहिए? 5 years लैप्स्ड फ्रॉम डिफॉल्ट रेमिडाइज। मतलब आपको डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए, मैच्योरिटी जब आए मैच्योरिटी पे पेमेंट करें, जब भी इंटरेस्ट का पेमेंट करना है पेमेंट करें। लेकिन अगर डिफॉल्ट हो गया हो तो उसको सुधारे हुए 5 साल बीत गए हो तो ही कंपनी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ई पॉइंट। एफ पॉइंट ने कहा कि आपका जो डिपॉजिट है वो क्या होना चाहिए? फुल्ली सिक्योर। मतलब जब पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करें तो उसको सिक्योरिटी, मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करें उसको कुछ ना कुछ गिरवी रख के, सिक्योर रख के। और अगर ऐसा नहीं तो क्या ये बात हर जगह मेंशन करनी जरूरी है क्या कि अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है? पूरा यस, डिपॉजिट फुल्ली सिक्योर्ड होने चाहिए। अगर अनसिक्योर्ड है तो इसको हर जगह मेंशन कीजिए कि आपके डिपॉजिट क्या है, अनसिक्योर्ड। कुछ कंपनियों को बेटा एग्जम्पशन दिया गया, बोला कि तुमको ए टू ई नहीं मानना, तुमको केवल एक ही क्लॉज मानना है, एफ। 3 कंपनियों को, सारी प्राइवेट कंपनियों को, आईएफएससी पब्लिक कंपनी को और स्टार्टअप कंपनी को बोला गया कि आप तीनों अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपको क्लॉज ए टू ई का एग्जम्पशन दे रहे हैं, आपको वो मानने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही चीज मानना है कि आपके डिपॉजिट फुल्ली सिक्योर होने चाहिए, और अगर फुल्ली सिक्योर नहीं है तो ये बात हर जगह मेंशन करें। ये है क्लॉज ए टू एफ। तो सेक्शन 73 का सब सेक्शन 2 के क्लॉज है ए टू एफ। आप उसको थोड़ा सा एक बार 2 बार रीड कर लीजिए तो आपको क्लॉजेस याद हो जाए। पढ़िए, 2 बार रीड करें, एक बार मुझे सुना दे तो आपको याद हो जाएगा।
याद हो गया आपको? चलो बोलो। सेक्शन 73 का सब सेक्शन 2 बोला कि एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर बाय फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशंस गिवन अंडर क्लॉज ए टू एफ। क्लॉज ए क्या बोला? डीपीटी 1, कंपनी डीपीटी 1 सर्कुलेट करेगी मेंबर्स को, जिसमें कुछ बातें देंगी, बताएंगी कि भाई लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग कितना है। लेकिन डीपीटी 1 मेंबर को इश्यू करने से पहले किसको चढ़ावा चढ़ाएंगे? आरओसी को। और आरओसी को डीपीटी 1 सर्कुलेट करने के कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर मेंबर को सर्कुलेट करेंगे। सी, क्लॉज सी ने क्या कहा? हर साल 30 अप्रैल तक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है उसका कम से कम 20% सेपरेट शेड्यूल बैंक में पैसा जमा कर दे। ठीक है। क्लॉज डी क्या हो चुका है? ओमिटेड। क्लॉज ई क्या है? पेमेंट करना चाहिए टाइमली, लेकिन अगर मान लो डिफॉल्ट हो गया तो डिफॉल्ट सुधारे हुए कितने साल? डिफॉल्ट किए हुए नहीं, डिफॉल्ट सुधारे हुए कितने साल बीतने चाहिए? 5 साल। तो कंपनी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। एफ ने क्या बोला? क्लॉज एफ ने कि तो जितने डिपॉजिट है वो क्या होने चाहिए? फुल्ली सिक्योर। और अगर अनसिक्योर है तो क्या कंपनी ये बात हर जगह बताएगी क्या? कुछ कंपनियों को एग्जम्पशन दिए कि तुमको ए टू ई का एग्जम्पशन है केवल एक मानना होगा। कौन कौन सी कंपनी है? सारी प्राइवेट कंपनी, आईएफएससी, पब्लिक कंपनी और स्टार्टअप कंपनी। उनको बोला कि आप अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है और आपको कंडीशन ए टू ई फुलफिल करने की जरूरत नहीं, आपको ए टू ई का एग्जम्पशन देते हैं, आप केवल कंडीशन एफ को फॉलो करके और आप अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब सब सेक्शन 3, 4 और 5 तो छोटे छोटे हैं, एक बार आप खुद से रीड करें, एक बार हम बताएंगे क्या लिखा है। जैसे ही डिपॉजिट मैच्योर हो पेमेंट कर देना और इंटरेस्ट का पेमेंट भी टाइमली कर देना। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो डिपॉजिट होल्डर कहां चला जाएगा? एनसीएलटी के पास नेसेसरी ऑर्डर पास करवाने के लिए। और सबसेक्शन 5 बोलता है कि डीआरआर का भाई एक ही यूज है, डिपॉजिट का रीपेमेंट, इसके अलावा उसका कोई यूज नहीं है। तो सेक्शन 73 में इतनी ही कहानी लिखी गई थी। सेक्शन 73 में आपको 5 बातें इन्होंने सब सेक्शंस में कहा है। आप पांचों सब सेक्शंस अगर पढ़ लेते हैं तो पूरा सेक्शन 73 यही बोला है। इसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन में जब मूव करेंगे तो उसका नाम है सेक्शन 76 और उसके बाद है सेक्शन 76A। दोनों छोटी छोटी बातें ही हैं, छोटे सेक्शन। सबसे महारथी सेक्शन यही होता है। मुझे लगता है इसको पढ़ाने में एक क्लास लगता है, जिसको कि तुमने निपटा दिया 15 से 20 मिनट के अंदर। इसी को बोलते हैं फास्ट ट्रैक। आगे बढ़ो। सेक्शन 76, सेक्शन 76 इलिजिबल पब्लिक कंपनी। भाई ये तो आईसीआई के फेवरेट सेक्शन है। अगर वो डिपॉजिट से क्वेश्चन जैसे ही दिमाग में उनके क्लिक करता है, यही सेक्शन दिखता है उनको। क्या है सेक्शन 76? जो क्या डिफाइन करता है?
एलिजिबल पब्लिक कंपनियां। अभी तुमने पढ़ा है सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 में कि नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट। तो भाई एलिजिबल पब्लिक कौन है, कहां है, पूरा 76 में डिफाइन किया गया है। तो 76 को आप एक बार रीड करें तो क्या बोला, ऐसी पब्लिक कंपनी, क्या ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ हो। भाई ज्यादा तो अगर कम से कम 100 है तो उससे ज्यादा हो तब तो एलिजिबल है ही। तो नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 500 करोड़। ये और लगा हुआ है, एंड नहीं है। और का मतलब क्या, आइदर कंडीशन, किसी कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे हो जाएगा भाई। और मतलब क्या, आइदर किसी कंडीशन, मतलब किसी पब्लिक कंपनी का अगर नेटवर्थ 100 करोड़ है या टर्नओवर 500 करोड़ है, दोनों में से आइदर कोई भी कंडीशन फुलफिल होने पे कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो जाएगी। और ऐसी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है बाय पासिंग एसआर इन जीएफ, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। और ऐसी कंपनियां पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं जिनका नेटवर्थ कितना बोलो, या ये बहुत कंडीशंस है क्या, इधर किसी भी कंडीशन का सेटिस्फाई होने पे हो जाएगा। इनके बारे में एक बात बोली कि मान लो इन्होंने कुछ बोरोइंग करके रखा है, प्रेजेंट में बोरोइंग कुछ ले चुके हैं। बोरोइंग इज द, बोरोइंग जो है, बोरोइंग में आप जहां जहां से बोरो करते हैं, जैसे कि बोरोइंग अगर हम बोले तो बड़ा टर्म है डिपॉजिट से, क्योंकि डिपॉजिट को स्पेसिफाई करेगा अभी आपको कि ये आप, लेकिन बोरोइंग का मतलब जो भी पैसा आएगा वो बोरो ही है। तो बोल रहे हैं कि मान लो कंपनी का प्रेजेंट बोरोइंग प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग, उनके पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम के 10% या उससे कम है, तो एसआर पास करने की भी जरूरत नहीं है, ओआर से ही काम चल जाएगा। और ऐसी कंपनियों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट ऑब्टेन करना पड़ता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपने नाम सुना होगा, इकरा है, उसके बाद आपका जो है क्रिसिल है। ऐसी कंपनियां हैं जो ये बताते हैं कि इनका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है, मतलब ये पहले भी उधार वगैरह लिए हैं तो कहीं डिफॉल्टर तो नहीं किए हैं, डिफॉल्टर तो नहीं रहे हैं, टाइम पे रिपेमेंट किया है कि नहीं किया। आप इनको पैसे देते हैं तो वो आपके पैसे सिक्योर्ड हैं कि नहीं है, कि उस पर खतरा है कि क्या है, ये देते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां। तो सेक्शन 76 का यही कंटेंट है, क्या कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़, मिनिमम 100 करोड़ है या टर्नओवर मिनिमम 500 करोड़ है, तो ऐसी कंपनियां जनरल मीटिंग में एसआर पास करके पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन अगर इनका प्रेजेंट बोरोइंग जितना ले चुकी है प्लस जितना लेने वाली है बोरोइंग, प्रेजेंट बोरोइंग प्लस प्रपोज बोरोइंग, अगर पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम के 10% या उससे कम है, तो इनको क्या पास करना है, ओआर इंस्टेड ऑफ एसआर। एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑर्डिनरी से हो जाएगा। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको क्रेडिट ऑब्टेन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, उसका जवाब देंगे। नहीं लिखा हुआ है ना 10%, 10% नहीं लिखना है। हम बस देख रहे थे कि आप 2-3 बार हम बोल रहे हैं तो आप देख कहां रहे हैं। 10% नहीं लिखना है यहाँ पे, हाँ लिखा हुआ नहीं है, लिखना ही नहीं है। हम बस बोल रहे हैं कंडीशन 10%, 10%, वो लिखा हुआ यही है कि पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व से कम होना चाहिए, 10% है ही नहीं। हम बस ये देख रहे हैं कि तुमको याद है कि नहीं, तुम बोले जा रहे हो मेरे साथ 10%। ये देखिए, हाँ तो इसलिए सावधानी से क्लास देख रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना है थोड़ा सा। 10% नहीं है ये, लेस देन इक्वल टू 10%, लेस देन इक्वल टू बस होना चाहिए। अगर इनका प्रेजेंट बोरोइंग प्लस प्रपोज बोरोइंग इनके पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम से कम है या बराबर है, तो इनको फिर एसआर नहीं पास करना, ओआर से काम हो जाए। हाँ एक प्रश्न है, बोर्ड पे देखेंगे, जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हैं वो जवाब देंगे, जो पढ़े हैं वो चुप रहेंगे क्वेश्चन देख के। एक कंपनी है, अपनी ही ले लेते हैं, हाइडस इंडस्ट्रीज, हाइडस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नेटवर्थ है हमारा 120 करोड़ का, नेटवर्थ है 120 करोड़ का,
और हमारा जो टर्नओवर है वो है 300 करोड़ का। आपको बताना है कि क्या हम पब्लिक से डिपॉजिट ले ले कि ना ले। जो बच्चे नहीं पढ़े मुझसे सिर्फ वो जवाब देंगे। नहीं ले सकते? क्यों? क्योंकि कंपनी क्या है? तो भाई एलिजिबल पब्लिक कंपनी को पहले तो पब्लिक होना होगा। प्राइवेट कंपनी है तो फिर कंडीशन देखने का क्या दरकार है? प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक में जा ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी डिपॉजिट में हम देखेंगे कि और भी हम डायरेक्टर किसी से भी लोन लेते हैं, मेंबर से लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला प्राइवेट, तो हमें कंडीशन ही नहीं देखना था। आपको क्या बोलना था कि ये हो ही नहीं सकती कभी भी एलिजिबल पब्लिक कंपनी, क्योंकि एलिजिबल पब्लिक कंपनी होने के लिए पब्लिक होना तो जरूरी होगा। बात ठीक है? तो आप मुझे बोलिए कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी का एक बार डेफिनेशन बोले। एलिजिबल पब्लिक कंपनी सेक्शन 76 भी याद रखना हमेशा। सेक्शन 76 में एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब क्या? ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्क 100 करोड़ या टर्नओवर 500 करोड़ हो, वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है बाय पासिंग एसआर इन जीएम। लेकिन अगर इनका प्रेजेंट बोरोइंग प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम के बराबर या उससे कम है, तो इनको एसआर नहीं पास करना। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? क्रेडिट रेटिंग। ये लिखा हुआ था सेक्शन 76 में। 76 ये रटना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरे चैप्टर में एक ही पेनल्टी का सेक्शन है। मैंने आपको एक बात बोली है पढ़ाते समय कि अगर किसी चैप्टर में मात्र एक पेनल्टी है तो वो याद होना चाहिए, और अगर ज्यादा है तो छोड़ दो, पूरा छोड़ दो उस चैप्टर का, फिर सब छोड़ो। छोड़ देना ज्यादा अच्छा है कंफ्यूज होने से। और जिन पूरे चैप्टर में एक पेनल्टी वो याद करना पड़ेगा। चलो याद करो। अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रावेंशन करे सेक्शन 73, 76 ए का, तो 76 ए में पेनल्टी लग जाएगी। कंपनी को मिनिमम 1 करोड़ और 2 टाइम्स द डिपॉजिट विच एवर इज लोअर। इतना मान लो कंपनी का टोटल डिपॉजिट है बेटा 20 लाख, तो 20 लाख का 2 गुना कितना हो गया? 40 लाख। 40 लाख और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो मिनिमम 40 लाख पेनल्टी लग जाएगी। मैक्सिमम 10 करोड़। ऑफिसर से डिफॉल्ट को कितना? मिनिमम 25 लाख, मैक्सिमम 7 साल की जेल। 7 साल की जेल। प्लस अगर ये जानबूझ के कांड किया है तुमने, जानबूझ के, तो सेक्शन 447 फ्रॉड भी अट्रैक्ट हो जाएगा तुमको। पेनल्टी याद करें। याद रह जाएगा कि नहीं ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी करते समय करेंगे हम। कंपनी को मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, ऑफिसर को मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना। याद हो गया आपको पेनल्टी? अगर कंपनी सेक्शन 73 या 76 का कॉन्ट्रावेंशन करती है तो सेक्शन 76 ए में पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 76 ए में पेनल्टी लगेगी। कंपनी को मिनिमम 1 करोड़ और 2 टाइम्स द डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, और मैक्सिमम ऑफिसर्स को मिनिमम, मैक्सिमम एंड 7 इयर्स जेल, एंड है 7 इयर्स जेल। और फ्रॉड का केस भी बनेगा। सेक्शन बोलो 447 फॉर फ्रॉड। ये था। अगर आप पूरा चैप्टर देखें तो पूरे चैप्टर में 3 ही सेक्शंस पढ़ना था, तीनों सेक्शंस आपको याद हो गया। 73, 76, 76 ए। अब यहां से एक प्रश्न पूछता है, आपको कुछ दे देगा फिगर्स और आपसे पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा डिपॉजिट है, कौन सा डिपॉजिट नहीं है। निगेटिव लिस्ट दिया है आपके यहाँ।
आपके बुक में निगेटिव लिस्ट है, ये डिपॉजिट नहीं है, ये डिपॉजिट नहीं है। इनको छोड़ के बाकी आप जो भी पैसा जहां से भी रिसीव करते हो, किसी भी नाम से रिसीव करते हो, डिपॉजिट बोल के, लोन बोल के, बोरोइंग बोल के, कुछ भी बोल के उसको डिपॉजिट मानेंगे, इनको छोड़ के। मतलब आपको उसने निगेटिव लिस्ट दिया, तो निगेटिव लिस्ट याद करना है कि ये डिपॉजिट नहीं होगा, इसको छोड़ के बाकी सब डिपॉजिट होगा। 17, 18, 19 आइटम थे, याद आ रहे हैं आपके? थोड़े याद आ रहे हैं? नहीं याद आ रहे होंगे तो हम याद कराते हैं ना। अभी देखो, सबसे पहले लोन, इनसे लोन लेंगे तो डिपॉजिट नहीं होगा भाई। इनसे लोन, अगर कोई कंपनी बैंकिंग कंपनी से लोन लेती है तो वो डिपॉजिट नहीं है। अगर कोई कंपनी किसी PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो वो डिपॉजिट नहीं है। अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी, इंटर कॉर्पोरेट लोन भी होता है, एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी से लोन लेना, इंटर कॉर्पोरेट लोन, वो भी डिपॉजिट नहीं होता। एक पब्लिक कंपनी अगर अपने डायरेक्टर से लोन लेती है, या एक प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से लोन लेती है, तो ये भी डिपॉजिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना होता है कि ये उनका सेल्फ जनरेटेड, खुद का कमाया हुआ पैसा है, वो कहीं से उधार लेके नहीं दे रहे। तो यानी लोन में 5 चीजें याद करनी है। देखिए क्या क्या, कहां से लोन लेंगे तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर कोई कंपनी बैंकिंग कंपनी से लोन लेती है, अगर कोई कंपनी बैंकिंग कंपनी से लोन लेती है, अगर कोई कंपनी PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से लोन लेती है, अगर एक पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर से लोन लेता है, और अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर और उसके रिलेटिव से लोन लेता है, और अगर रिलेटिव ये डायरेक्टर ये डिक्लेरेशन कौन देगा? ये लोग डिक्लेयर करेंगे कि ये पैसा कहां से आया है, उनके सेल्फ जनरेटेड फंड से आया है, वो कहीं से बोरो नहीं किए, तो इनको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। मतलब लोन में हमको 5 चीज याद रखना है: लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम PFI, लोन फ्रॉम अदर कंपनी, in case of public company loan from director, in case of private company loan from director and their relative. in that case declaration देना पड़ेगा डायरेक्टर को कि उनका सेल्फ जनरेटेड फंड है, वो कहीं से बोरो करके लोन नहीं दे रहे, तो हम इनको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। इसके अलावा हम इन्हें भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर हम अमाउंट रिसीव करते हैं इन जगहों से तो ये डिपॉजिट नहीं है। क्या? पहला, अगर हमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या तो उनसे पैसा मिलता है या कहीं और से पैसा मिलता है जिसको ये गारंटी दे रहे हैं कि अगर वो नहीं चुकाएगी कंपनी तो हम दे देंगे आपको पैसे, गारंटी भी दे रहे हैं और वो पैसे हमें दे रहे हैं, तो ये अमाउंट डिपॉजिट नहीं माना। अगर आप अमाउंट आपको कहीं से मिल रहा है, फॉरेन गवर्नमेंट से, कोई इंटरनेशनल एजेंसी से, फॉरेन सिटीजन से या फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट से, तो ये पैसा भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। इसके बाद अगर आपको पैसे आ रहे हैं आपके पास इशू करके कमर्शियल पेपर, क्या इशू करके? कमर्शियल पेपर, तो वो भी पैसा नहीं माना जाता डिपॉजिट। हम क्या किए? सिक्योरिटी इशू किए, वहां से पैसा आया, हमें 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट करना होता है शेयर्स का। 60 दिन के अंदर अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो नेक्स्ट 15 डेज में पैसा रिफंड करना होता है। तो अगर हम कर दिए तो ये डिपॉजिट थोड़ी है। लेकिन अगर तुमने 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं किया और नेक्स्ट 15 डेज में नहीं रिफंड किया तो वो पैसा क्या मान लिया जाएगा? फिर डिपॉजिट। और नेक्स्ट क्या है? अगर आप डिवेंचर इशू करके पैसा लेके आते हैं तो वो भी डिपॉजिट नहीं होता। ये सब नेगेटिव लिस्ट है। अगर पैसे यहां से आ रहे हैं तो इसको हम डिपॉजिट कंसिडर नहीं करते हैं। इसके अलावा ये एक्सेप्शन है डिपॉजिट का, 19 लिस्ट दिया हुआ है नेगेटिव कि ये डिपॉजिट नहीं है। आपको ये दे देगा क्वेश्चन 5-6 और इसमें से पूछेगा कि बताओ कौन सा डिपॉजिट है या डिपॉजिट नहीं है। तो अगर आप नेगेटिव लिस्ट याद कर ले तो इनको छोड़ के जो भी दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा? डिपॉजिट। वो क्या हो जाएगा? डिपॉजिट। आगे बढ़े, यहाँ एक बार ये पूरा नाम पढ़ ले। अगर आप ये पूरा नाम पढ़ लें तो 10 नाम हो गए। एक बार 10 नाम को एक बार फिर से पढ़ लें। हमने कैटेगरी में बांट दिया। लोन अगर इनसे लेंगे तो डिपॉजिट नहीं है, अमाउंट यहां से रिसीव करेंगे तो वो डिपॉजिट नहीं है।
फॉरेन सिटीजन, वहां रॉबर्ट से, पीटर इंग्लैंड से पैसा ले रहे हो तो भाई वो डिपॉजिट नहीं है। कमर्शियल पेपर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फाइनल में आइएगा तो एक पेपर है AFM, वहां उसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ बस ये याद रखिए कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारा शेयर मार्केट के लिए है ना कि शेयर्स है, डिवेंचर है हमारा, तो उस तरीके से ये कमर्शियल पेपर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर हम कोई पैसा कमर्शियल पेपर इश्यू करके ला रहे हैं, सिक्योर डिवेंचर से लेके आ रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यू करके लेके आ रहे हैं, फॉरेन से आ रहा है पैसा या गवर्नमेंट से आ रहा है, तो उसको आप डिपॉजिट मत मानिएगा। और देखिए कहां कहां से पैसे आए, तो इनको भी आपको डिपॉजिट नहीं मानना। क्या क्या? कन्वर्टेबल डिवेंचर आपने इशू किया है, कन्वर्टेबल डिवेंचर है 10 इयर्स के लिए, तो उससे जो पैसे आ रहे हैं उसको भी आप डिपॉजिट ना माने। आप अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को इशू करके पैसे लेके आ रहे हैं जो कि लिस्टेड है किसी न किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। क्या में? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। अच्छा एक चीज बताओ, हम लोग अपने बिजनेस में, अभी तो इसी का चल रहा है मार्केट, GST, गुड्स या सर्विस, सबको देना है टैक्स, व्हाट एवर बी द इनकम। हम 10 रुपए का बॉटल खरीदे, तुम खरीदो, एक आदमी जो 0 रुपए कमाता है सबको तो 18% टैक्स लगेगा। व्हाट एवर बी द इनकम, वो तो फिक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स तो फिक्स होता है, सबको उतना ही लगेगा। रेस्टोरेंट में खाना खाने कोई भी जाए, 9% GST, 9% GST, वो तो सबको लगना है, वो तो फिक्स है। तो ये हमारे बिजनेस में हमें एडवांस भी रिसीव होता है, लोग पहले दे देते हैं पैसा कि भाई कल आप गुड्स देना या सर्विसेज देना पहले, तो एडवांस में किसी ने पैसे दिया तो बोल रहा है क्या उसको डिपॉजिट मान ले, बोल रहा है ना। अगर आपको अगेंस्ट द गुड्स मिला और अगर आपने गुड्स की डिलीवरी 365 दिन के अंदर कर दी, कितने दिन के अंदर? 365 दिन के अंदर, और अगर आपने सर्विसेज दे दिया 5 साल के अंदर, या जो आपकी इंडस्ट्री का नॉर्म है, हमारी इंडस्ट्री का क्या नॉर्म है? हमारी इंडस्ट्री का नॉर्म है 7 मंथ्स, 7 महीने में हम आपको सर्विस सेंटर का कंप्लीट कर देंगे बोथ ग्रुप, ये हमारा नॉर्म है। तो हम 7 महीने, आपने हमें एडवांस, आप जो भी पैसा हमें दे रहे हैं एडमिशन के समय, वो क्या मनी दे रहे हैं? एडवांस ही तो दे रहे हैं, अभी पढ़ाना बाकी है, लेकिन आपने पैसे दे दिए तो आपने तो हमें से एडवांस पेमेंट किया, तो हमें सर्विस आपको देनी होगी 5 साल के अंदर, या जो हमारी इंडस्ट्री का नाम होगा विच एवर इज अर्लियर। तो 7 महीने और 5 साल, विच एवर इज अर्लियर 7 मंथ्स, तो 7 मंथ्स में हमें सर्विसेज दे देना होगा। और अगर मैंने अगेंस्ट द गुड्स आपसे पैसे लिए हैं तो 365 दिन के अंदर आपको क्या सप्लाई कर देना होगा? गुड, तो वो नहीं माना जाएगा डिपॉजिट। लेकिन 365 दिन बीत गए, 5 साल बीत गए, तो फिर वो जो पैसा एडवांस मिला था उसको क्या मान लिया जाएगा? डिपॉजिट। और आप अपनी इंप्लॉय से बेटा पैसा रिसीव कर रहे हैं, किससे बोलो? एम्प्लॉय से। क्या बोल के? सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो बोल रहे हैं कि सुनो, वो उसके एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए? एनुअल सैलरी से। और वो जो पैसा तुम ले रहे हो ना, वो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए, मतलब उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट एम्प्लॉय को नहीं करना होगा। क्या? 2 चीजें, ये स्टार मार्क लगाइए, ये स्टार मार्क लगाइए, ये बहुत फेवरेट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत बार ऐसे ने पूछा है। किससे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे बेटा? एम्प्लॉय से। तो वो उसके एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो हमेशा नॉन इंटरेस्ट बियरिंग पैसा होना चाहिए। निधि कंपनी बेटा अपने मेंबर से ले रही है, भाई निधि कंपनी का तो काम ही यही था, कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट सेविंग और मेंबर से पैसे लेना, तो क्या निधि कंपनी जो मेंबर से पैसे ले रही है उसको डिपॉजिट मान ले? बोल रहा है नहीं। चीट फंड जो लोगों से पैसे रिसीव करी के उसको डिपॉजिट मान ले? बोल रहा है नहीं, उनका काम ही धंधा यही है। उसके बाद एज अ ट्रस्टी कोई कंपनी को कुछ पैसे मिलते हैं, तो क्या वो उसका डिपॉजिट हो गया क्या? बोल रहे हैं नहीं। बोल रहे हैं अगर इनको मान लो किसी कंपोजिट इन्वेस्टमेंट स्कीम से या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्कीम से, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह से पैसे मिलते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया तो वहां से पैसे मिल रहे हैं, तो क्या उसको कंपनी का डिपॉजिट माने? बोल रहा नहीं भाई, ये तो हमारा ही पैसा, इसको डिपॉजिट कैसे मान लीजिएगा? उसमें थोड़ा सा जो पैसा मिला तो उसमें तो तुम प्रॉफिट पे लगता है इनकम टैक्स, टर्नओवर पे लगता है जीएसटी में से टर्नओवर पे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है हमारा इनकम टैक्स।
जैसे जैसे अगर मैंने सिक्योरिटी में, मान लो सिक्योरिटी तो खैर आता ही नहीं, सिक्योरिटी को ना तो गुड्स मानते हैं ना सर्विस मानते हैं जीएसटी के अंदर। मान लो मैंने 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे रिलायंस के, उसका वैल्यू कल 11 लाख रुपए हो गया, तो तुम क्या बोलोगे 11 लाख पे टैक्स लगेगा? बोला किस चीज का? टर्नओवर पे 11 लाख पे कैसे, मेरा ही पैसा था उस पर टैक्स लगा दोगे? हाँ 1 लाख का जो मुझे प्रॉफिट हुआ उस पर कैपिटल गेन लगा के तो तुम ले ही रहे हो यार हमसे पैसा, तो अब क्या तुम जीएसटी लगा, मतलब कुछ लूट मचा हुआ है कि जीएसटी मतलब कुछ, तो इसलिए उन्होंने गुड्स सर्विस का डेफिनेशन में पूरा निगेटिव लिस्ट भर दिया है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये मतलब ये सब कुछ गुड्स है, सब कुछ सर्विस है जो गुड्स को छोड़ के है। कुछ नाम तो एक्सक्लूड किया ना, बोला भाई मनी सिक्योरिटी छोड़ दो, तो सब गुड्स, जो गुड्स नहीं वो सब सर्विस, मतलब कुछ भी बच नहीं सकता है। अगर कुछ बच गया तो अभी हम लाएंगे उसके लिए नया सर्कुलर और बोलेंगे भाई ये भी आएगा ना, ये आएगा भी, तुमको बताते हैं कैसे आएगा, देखो कैसे आता है डेफिनेशन के अंदर। तो बोल रहे कि अच्छा, तो बोल रहे कि यही बात है यहाँ पे, अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं सीआईएस स्कीम में, कंपोजिट इन्वेस्टमेंट स्कीम, या मैंने कोई अपना म्यूचुअल फंड वगैरह में वहां से पैसे मिल रहे हैं, तो क्या डिपोजिट होगा? बोल रहा नो। स्टार्टअप कंपनी कन्वर्टेबल नोट इशू कर रही है, अगर आप उसको 25 लाख या उससे ज्यादा का पैसा दे रहे हैं तो वो आपको कन्वर्टेबल नोट इशू कर रही है और बोल रही है कि हम इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे 10 साल के अंदर। स्टार्टअप है हम, मुझे पैसे का जरूरत है। तुमने देखा होगा उधर टीवी में शार्क टैंक देखा है ना, उसमें होता है ना स्टार्टअप कंपनी जाते हैं बोलते हैं अपनी 5% इक्विटी आपको इतने में दे देंगे, तो स्टार्टअप कंपनी जो है आपको कन्वर्टेबल नोट इशू करती है। अगर आप उसमें 25 लाख या उससे ज्यादा का पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कितना का? 25 लाख या उससे ज्यादा, तो आपको क्या इशू करेगी? कन्वर्टेबल नोट। वो कन्वर्टेबल नोट कितने दिन में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा? 10 साल में, तो उसको हम डिपॉजिट नहीं मानते। 3 मिनट का समय लीजिए, पूरा 19 डिपॉजिट याद कीजिए कि ये डिपॉजिट नहीं है, ये डिपॉजिट नहीं है। इसको छोड़ के कोई भी पैसा किसी भी नाम से अगर कंपनी में आएगा तो उसको डिपॉजिट बोलता है, ये डिपॉजिट नहीं है। रूल 2 सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी है, याद करने का जरूरत नहीं, बस इतना याद रह जाए कि ये नहीं है, बहुत है। 18-19 नाम है, 2-3 बार पढ़िए याद हो जाएगा, कोई टिपिकल नहीं है। एक चीज तो तय है कि क्वेश्चन देख के ये जरूर याद आ जाएगा कि ये नहीं था। अगर ये सर नहीं याद हो तो क्वेश्चन देख, अभी हम दिखलाएंगे ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन जो सितंबर में ऐसे नहीं 11 मार्क्स के लिए डिपॉजिट पूछा। बहुत बार डिपॉजिट ऐसा चैप्टर है और फॉरेन कंपनी जो बच्चे छोड़ के जाने के बारे में सोचते हैं, छोड़ के जाने वाला चैप्टर नहीं है। 11 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया तो ऐसे ही बर्बाद हो जाइएगा। रूल 2 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी, निगेटिव लिस्ट का रूल है। आपको उतना नहीं, आप इतना याद कर लें, बहुत है। सब कचरा छाट दिया इसमें से मैंने, कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ याद होना होगा पेपर से। हाँ, कंपोजिट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है, म्यूचुअल फंड जैसे सीआईएस, नाम कुछ भी एसआईपी नाम से भी आ रहा है, पता नहीं क्या क्या नाम से इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आते हैं, वैसे ही एक नाम है सीआईएस, कंपोजिट इन्वेस्टमेंट स्कीम बोलते हैं उसको। जैसे एग्जांपल म्यूचुअल फंड एसआईपी। मान लिया जाएगा। 60 दिन के अंदर आप कर देते हैं तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट 15 में कर दीजिए, नहीं किए तो वो पूरा पैसा आफ्टर 60 दिन मान लिया जाए। तीन चार 5 बार पढ़ने से एक चीज हो जाएगा कि आपको वहां जब 5 आइटम दिखेगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये डिपॉजिट है कि नहीं है। अगर आपको ये 890 नाम न भी याद रहा तो क्वेश्चन देख के ये आइडेंटिफाई करने लायक हो जाइएगा कि इसमें से कौन सा डिपॉजिट है या नहीं। ये तो आइडेंटिफाई करने लायक हो जाएंगे, अगर 99 हमें नहीं भी याद हो तो भी।
लोन बोलो, कहाँ कहाँ से लोन लेंगे तो डिपॉजिट नहीं है। पहला नाम, बैंकिंग कंपनी से, कोई कंपनी बैंकिंग कंपनी से लोन लेती है तो वो डिपॉजिट, पीएफआई से लोन लेती है नहीं है, अदर कंपनी से लेती है नहीं है, पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर से लेती है और प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर एंड रिलेटिव से लेती है। और अगर वो ये डिक्लेरेशन दे कि वो उनका सेल्फ जनरेटेड फंड है, खुद का कमाया हुआ पैसा है, बोरोड नहीं है, तो फिर वो डिपॉजिट नहीं है। और कहां कहां से अमाउंट रिसीव करेंगे? पहला सीजी, एसजी, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या उनके द्वारा गारंटी। दूसरा फॉरेन, फॉरेन सिटीजन, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसी, वहां से पैसा मिला तो वो भी डिपॉजिट नहीं है। तीसरा, आप सिक्योरिटी इशू करके पैसे लेके आ रहे हैं, 60 दिन में अलॉटमेंट कर दिए, 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं हुआ तो नेक्स्ट 15 डेज में रिफंड कर दिए, तो वो डिपॉजिट नहीं है। नहीं करेंगे रिफंड तो वो पूरा पैसा क्या मान लिया जाएगा? डिपॉजिट। चौथा नाम, कमर्शियल पेपर इशू करके पैसे आ रहे हैं, नहीं। सिक्योर डिपॉजिट डिवेंचर से आ रहे हैं, नहीं। कन्वर्टेबल डिवेंचर 10 साल वाले आ रहे हैं, नहीं। अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर से आ रहे हैं और वो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो वो भी डिपॉजिट। और बोलो, एडवांस लिए हैं गुड्स के अगेंस्ट, तो गुड्स कितने दिन के अंदर? 365, एक साल नहीं, 365 दिन, क्योंकि ऑप्शन में एक साल भी होगा। 1 ईयर, 365 डेज, 60 डेज, 90 डेज, तो 365 डेज। और आगे बोलो, सर्विसेज कितने दिन में? 5 साल, या जो इंडस्ट्री का नॉर्म होगा, विच एवर इज अर्लियर। जैसे हमारी इंडस्ट्री का नॉर्म है 7 मंथ्स में सर्विस दे देना है, तो 7 महीने 200, तो हमेशा 7 महीने में, नहीं तो अगर नहीं दे रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा? क्या रिसीव करके बैठे हुए हैं हम लोग? डिपॉजिट। और बताओ, एम्प्लॉय से पैसा आ रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, कितने से ज्यादा नहीं लेना है? एनुअल सैलरी से। मान लो उसकी एनुअल सैलरी बेटा 10,000, तो 1,20,000 से ज्यादा अगर पैसा ले ले तो डिपॉजिट हो जाएगा। एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वो पैसा नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए, मतलब उस पर इंटरेस्ट चुकाने का कुछ नहीं है लायबिलिटी। जो पैसे निधि कंपनी को मेंबर से मिलता है, चीट फंड को मिलता है, ये भी डिपॉजिट नहीं है। ट्रस्टी के रूप में मिलता नहीं है। आपको किसी सीआईएस, अल्टरनेटिव स्कीम, एसआईपी, म्यूचुअल फंड वगैरह से पैसे रिसीव हो रहे हैं, वो भी डिपॉजिट नहीं है। और स्टार्टअप कंपनी 25 लाख या उससे ज्यादा का पैसा रिसीव करती है और आपको कन्वर्टेबल नोट इश्यू करती है, कन्वर्टेबल नोट इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर विद इन 10 ईयर्स, तो वो पैसा भी डिपॉजिट। तो ये निगेटिव लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना होगा, इसलिए कि इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे तो आप बता पाए कि ये डिपॉजिट है कि नहीं है। ये करने के बाद कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए कुछ बातें हैं, एक बार आप खुद से रीड करें क्या है, उसके बाद एक बार हम बोलेंगे। रूल 3 दिया हुआ होगा, रूल 3 कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, रूल 14। मिनिमम कितने दिन के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करना होता है बेटा? मिनिमम टेन्योर कितना है? 6 बार, मैक्सिमम, लेकिन 6 मंथ से कम के लिए भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने से कम के लिए नहीं कर सकते हैं। और वो जो आपका 3 महीने के लिए भी करेंगे वो मैक्सिमम अमाउंट कितना कर सकते हैं रिसीव? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम, 10% ऑफ यूएससी एफआरएस सिक्योरिटी प्रीमियम एसपी, उससे ज्यादा नहीं। यही है ना? प्रीमेच्योर, मान लो तुमने मुझे डिपॉजिट दिया, क्या तुम प्रीमेच्योर भी मांग सकते हो क्या कि हमें पेमेंट करो जो हमने पैसा दिया? कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन 6 महीने के बाद ही करेंगे, 6 महीने से पहले नहीं। और इंटरेस्ट का जो रेट डिसाइड किया होगा 1% कम कर देंगे इंटरेस्ट। प्रीमेच्योर पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 6 मंथ ही करेंगे और डिपॉजिट आपको जो इंटरेस्ट देंगे 1% लेस से देंगे। याद रखिएगा, अभी दिखला रहे हैं क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था सितंबर में इन्हीं प्रोविजन पे बेस्ड। मतलब ये जो प्रोविजन है ना, इनको अप्लाई कर दिया उसने। देखना हो गया, फिर से बोलेंगे। मिनिमम टेन्योर कितना होगा डिपॉजिट का? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 मंथ से कम के लिए भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 मंथ से कम के लिए नहीं कर सकते। लेकिन 3 मंथ से के लिए जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है? पीएस
प्री मैच्योर पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ओनली आफ्टर 6 मंथ, और इंटरेस्ट का रेट -1% करेंगे, याद रखना। इसके बाद DPT2 डिपॉजिट ट्रस्ट डीड है। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड जहां की हम अपॉइंट करते हैं डिपॉजिटर को, तो डिपॉजिट ट्रस्ट डीड है, DPT2 है। ये 7 दिन पहले 7 days बिफोर इशूइंग DPT1 ये हम लोग बनाते हैं। जैसे डिवेंचर ट्रस्टी होता है वैसे डिपॉजिट ट्रस्टी भी अपॉइंट करते हैं। तो वो डिपॉजिट ट्रस्टी जो है DPT2 में उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड है ये, जो कि DPT1 सर्कुलेट करने से 7 दिन पहले बनाना होता है। कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, ये लोग डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकते। ये लोग जो कैश मतलब कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडियरी, होल्डिंग। कैश मतलब कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडियरी, होल्डिंग के क्या है? डायरेक्टर हैं, KMP हैं, ऑफिसर हैं या एम्प्लॉय है, या कर्जदार है, इंडेटेड, उधार लेके बैठे हुए हैं, या गारंटी दिए हैं, वो लोग नहीं हो सकते डिपॉजिट ट्रस्टी। ठीक है, कंपनी के निकाल कैसे सकते बेटा इनको? डिपॉजिट ट्रस्टी निकालना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो यूनेनिमस रेजोल्यूशन पर पास करना होगा डायरेक्टर्स मीटिंग में, और उस मीटिंग में 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी होगा। कैसे निकाल सकते हैं इनको बोलो? UR पास करके। किसके? डायरेक्टर की मीटिंग होगी, यूनेनिमस कंसेंट होना चाहिए, 100% डायरेक्टर, तो निकाल सकते हैं। लेकिन उस मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। डिपॉजिट ट्रस्टी को निकाल रहे हैं। आगे बढ़े। ड्यूटीज देखिए तो वो क्या क्या काम करता है डिपॉजिट ट्रस्टी। काम देखिए तो वो क्या क्या करता है, क्या क्या काम करता है, बच्चे बोलेंगे। एसेट सफिशिएंट है कि नहीं? तुमने सिक्योर किया है, पैसे लिए, उसको सिक्योरिटी रखी, तो भाई एसेट सफिशिएंट है कि नहीं है? DPT1 में जो जानकारी दिए हो कि लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर, अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, वो सब कहीं कुछ इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, ब्रीच ऑफ कंडीशन तो नहीं किए। और ये लोग मीटिंग भी बुला सकते हैं उन डिपॉजिटर्स के बोलने पे जिनके पास कम से कम 10% या उससे ज्यादा डिपॉजिट वैल्यू में है। मान लो कंपनी के पास टोटल 60 लाख का डिपॉजिट है, तो उसका 10%, जिसके पास भी 6 लाख है उससे ज्यादा का डिपॉजिट है, वो अगर एप्लीकेशन देके बोले कि हमारी मीटिंग बुला, तो बुलाया जा सकता है। और इनका काम होगा सुपरवाइज करना और इन्फोर्स करना सिक्योरिटी। अगर कल के दिन में नहीं आप पैसा चुकाते हैं तो वो जो है आपका सिक्योरिटी लेंगे ना, तो ये सब करवाने में हेल्प करते हैं डिपॉजिट ट्रस्टी। रिटर्न सबमिट होता है DPT3 में। कितने में? DPT3 में 30 जून या उससे पहले पहले हर साल DPT3 में ROC को सबमिट करते हैं रिटर्न DPT3 टू ROC ऑन और बिफोर 30th जून एवरी ईयर। अगर ओवरड्यूज जो ड्यू डेट है डिपॉजिट का नहीं पेमेंट करेंगे तो 18% पर एनम के हिसाब से पिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ज्वाइंट होल्डर्स 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब मैक्सिमम 3 लोग मिलके और डिपॉजिट होल्ड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि 3 से ज्यादा जैसे ज्वाइंट शेयर होल्डर होते थे, 3 लोग मिलके एक शेयर होल्ड कर सकते हो, ऐसे 3 लोग मिलके डिपॉजिट होल्ड कर सकते हैं। डिपॉजिटर नॉमिनेट करेंगे, किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं एनी टाइम अपना नॉमिनी। पैसा दिए हो ना तो नॉमिनी भी बता दो, कल तुम नहीं रहोगे तो किसको चुका है। 6 मंथ से ज्यादा को कंप्लीट ईयर लेते हैं, ये बचपन से आप पढ़ते आए हैं। 12 साल 8 महीने हैं तो 13 साल ले लीजिए, 12 साल 2 महीने हो रहे हैं तो 12 साल लीजिए। 6 मंथ के कम का पीरियड है तो इग्नोर करें, 6 मंथ से ज्यादा है तो उसको कंप्लीटेड ईयर कंसीडर करें। ठीक है, ये तो बचपन से आप राउंडिंग अप पढ़ते आए हैं। 6 मंथ से ज्यादा होने पे पूरा साल, 6 मंथ से कम होने पे इग्नोर, वही वाला लिखा हुआ। रजिस्टर मेंटेन कीजिएगा डिपॉजिट का रजिस्टर्ड ऑफिस में। कितने साल? 8 साल। जब लास्ट एंट्री किए होंगे वहां से 8 साल तक डिपॉजिट का रजिस्टर मेंटेन करते हैं रजिस्टर ऑफिस में।
और जब आप पैसे हमें देंगे तो हम आपको रिसीट इशू करेंगे 21 दिन के अंदर, जब भी पैसे रियलाइज हो जाएंगे। कैश दिए होंगे तब तो तुरंत रिसीट इशू कर देंगे, चेक वगैरह दिए हैं तो जिस दिन पैसा रियलाइज होगा उसके 21 दिन के अंदर हम आपको रिसीट दे देंगे। ये पूरी कहानी थी डिपॉजिट की। एक डायग्राम आपको मैंने याद करवाया था क्लास में, अगर आपको याद आ रहा हो तो। पूरे कंपनी को हमने क्लासिफाई कर दिया, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, स्टार्टअप या स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी में, और बोला कि इसमें से कौन सी कंपनी किससे कितना पैसा एक्सेप्ट कर सकती है। तो दो कैटेगरी है, मेंबर से कितना ले सकते हैं और पब्लिक से। तो आप मुझे एक चीज बताइए, एलिजिबल पब्लिक कंपनी को छोड़ के बाकी सारे कंपनियों का बी पॉइंट कितना होना चाहिए? नए बच्चे समझ पाए हैं? एलिजिबल पब्लिक कंपनी को छोड़ के कोई भी कंपनी पब्लिक से नहीं ले सकती थी पैसा, तो यानी बाकी सारी कंपनियों का बी पॉइंट क्या हो जाएगा? 0। केवल एलिजिबल पब्लिक कंपनी तो पब्लिक से पैसा ले पाएगी, और बाकी मेंबर से ले पाएंगे पैसे सब लोग। तो भाई कौन कितना ले सकता है? तो देखो इसने एलिजिबल पब्लिक कंपनी को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। 2 पॉइंट हैं, फ्रॉम मेंबर से कितना लेंगे? पब्लिक से। इसको ऐसे याद रखें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एम आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है? एम, बाद में आता है ना पब्लिक पी, ओ या पी तो बाद में आएगा। तो मेंबर का पॉइंट है ए, मेंबर से कितना ये कंपनियां पैसे ले सकती हैं और पब्लिक से कितना ले सकती है। तो अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो मेंबर से वो 10% रिसीव कर सकती है, और आउटसाइडर से या पब्लिक से 25%। और अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो मिला जुला के, उनके लिए फिर अलग अलग नहीं है, पब्लिक और मेंबर मिला जुला के वो 35% तक ले सकते हैं। बाकी सब सारी कंपनियों का तो बी पॉइंट 0 हो गया, क्योंकि वो पब्लिक से ले ही नहीं सकते। अब बचा मेंबर। तो अगर पब्लिक कंपनी है तो वो मेंबर से ले सकती है मैक्सिमम 35%, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 100%, आईएफएससी पब्लिक है तो 100%, स्टार्टअप है तो अनलिमिटेड, और अगर स्पेसिफाइड प्राइवेट है भी तो अनलिमिटेड। अब स्पेसिफाइड प्राइवेट का मतलब याद है आपको? अच्छा, ये जितना परसेंटेज निकाल रहे हैं बेटा, वो किस चीज पे परसेंटेज निकाले हो? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम पे। स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी होने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, ये कंपनी किसी की होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट नहीं होनी चाहिए, और अगर ये लोन लिए भाई आ रहे, कब आए हो? आज ही आए हो? कल रात को। ये दोनों बच्चे इंटर बोथ ग्रुप पास हुए हैं, दोनों बच्चे इंटर बोथ ग्रुप पास होके आए हैं, खुश रहो। नेपाल के बच्चे हैं भाई, बहुत मेहनती होता है, तो दोनों बच्चे बोथ ग्रुप पास किए हैं। पर इनसे जितना देखो, टीचर्स का भी है, इनका भी, अपना भी, जितना एक्सपेक्टेशन रहता है वो हमेशा हम लोग बाद में क्या बोलते हैं, उतना नहीं आया बोलते हैं, लेकिन उतना नहीं आया। लॉ में 68 है, ऑल इंडिया में जिसको हाईएस्ट उसको भी 68 ही है। हाँ, पेपर में मार्किंग ही कम है तो क्या करोगे, इस बार लोएस्ट मार्किंग लॉ की हुई है। ऑडिट में भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। ऑडिट में तो 91 है ऑल इंडिया। तो वही ऑडिट में डालेंगे, क्योंकि ऑडिट में बहुत अच्छा है। ओवरऑल देखो, किसी को तो टारगेटेड पेपर बनाना है ना उसको, ये बात तुमको हमेशा बोलते हैं कि ऑडिटेड ग्रुप 2 का ऑडिट टारगेटेड पेपर होता है। कोई नहीं, आगे अब जो बचा कुचा कसर है वो फाइनल में पूरा करना है। हाँ, फाइनल में 2 साल भी मिला है, आर्टिकलशिप भी करना है, पढ़ना भी शुरू से अच्छा है कि भाई किसी भी कीमत पे हो जाए, वो तो हो ही जाएगा। तुम लोग इतना लगे रहते हो तो होना ही चाहिए। और तुम लोग के दोस्त में जो जान पहचान का हो, सचिन का पता चला है कितना मार्क्स है? हाँ, 420 खा ही, बहुत लोग पास है। नेपाल से सिर्फ हम ही लोग पास है। नेपाल से नजर लग रहा है। अच्छा, मोक्ष का होना चाहिए था, मोक्ष का होना चाहिए था, उसका भी नहीं हुआ। सौभाग्य का सारे सब्जेक्ट में पास है लेकिन नहीं हुआ है। बहुत 2-3 बच्चे ऐसे जो सारे सब्जेक्ट में पास है लेकिन ओवरऑल नहीं हुआ है, उनका एग्रीगेट शॉर्टेज हो गया है।
ये फास्ट ट्रैक के बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं, मतलब फास्ट ट्रैक पहली बार लेके आए हैं हम लोग कि जल्दी से, मतलब जल्दी में बच्चों को फर्स्ट रिवाइज करा दिया है। हाँ, कि अब जितना टाइम बचा हुआ उसमें बच्चों को अच्छे से करवाया जाए। तो फास्ट ट्रैक वाले बच्चे हैं, इनको थोड़ा बोलिए, इनको थोड़ा बताइए कि कैसे लॉ पढ़ा रहे हैं डिपॉजिट चैप्टर, तो इनको ये बताओ बस कि क्या लॉ टफ होता है। पूरे 6 पेपर में लॉ से आसान पेपर कोई नहीं है। अगर तुम मार्क्स उठाना चाहो ना, लॉ में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। जैसे लॉ में तुम लोग को मालूम होगा 3 मॉड्यूल है, 1 2 3, जो थर्ड लास्ट के जो चैप्टर है ना 5-6 चैप्टर, उससे 55 मार्क्स का फिक्स आता है। LLP अदर लॉ के 3 चैप्टर, फॉरेन कंपनी और जो भी तुम्हारा LLP फॉरेन कंपनी और लास्ट के 3 चैप्टर, 5 चैप्टर है, उससे 55 मार्क्स का फिक्स आएगा। उसको मेन टारगेट करो क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता ही है। इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्टीट्यूट बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं, वहां से 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आएगा, वो लैंग्वेज के कारण छोड़ के जाते हैं। लॉ बहुत आसान पेपर है, अगर तुम स्ट्रेटेजिकली पढ़ोगे तो आराम से एग्जाम्शन आएगा। जो ऐसे लास्ट के चैप्टर में ज्यादा फोकस करना, उसके बाद सेकंड मॉड्यूल, उसके बाद फर्स्ट मॉड्यूल। मुझे याद है जो लास्ट रिवीजन था उसमें मैं सारे चैप्टर पढ़ के गया था। पढ़ते पढ़ते जब टाइम नहीं हुआ तो प्रिलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन मैंने छोड़ भी दिया था, और वहां से जो क्वेश्चन आया वो सेलेक्टिव में क्वेश्चन छोड़ना था, इनकॉर्पोरेशन का छोड़ दिया बस। क्योंकि एक क्वेश्चन को ऑप्शन किया था ना। हाँ, तुम भी बोल दो कुछ ऑडिट के बारे में, कुछ बोल दो। ऑडिट का है नहीं बंधु, ऑडिट के बारे में कुछ बोल दो। देखो, मेरा थ्योरी ना बहुत स्ट्रांग था, इसलिए मुझे ऑडिट कभी भी मुश्किल लगा ही नहीं। तो एक बार क्या हुआ था कि मैं भी मतलब कैजुअली ले रहा था, तो जब 3-4 महीने हो गए तो सर ने बोला था कि अगर ऑडिट को अगर रोज 2 घंटे नहीं दोगे तो बाद में 10-10 घंटे देकर पढ़ना पड़ेगा, अगले टर्म में पढ़ना। फिर तो तभी से मैं जैसे लॉ का और ऑडिट का भी नोट्स बनाते हुए चलता था। तो जब फर्स्ट रिवीजन करने बैठा तो मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर्ड था, सब कुछ देखा हुआ था, सब कुछ याद किया हुआ था क्लास में ही, तो उतना दिक्कत नहीं होगा। ऑडिट में लैंग्वेज का खेल है, तुमको लैंग्वेज रटना ही पड़ेगा और कुछ नहीं है। लॉ में ऐसा है कि तुम अपना लैंग्वेज भी लिख दोगे थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन ऑडिट में अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का डेफिनेशन जो है वही लिखना पड़ेगा, जो डेफिनेशन है वही लिखना पड़ेगा। ऐसे कोड करना ही पड़ेगा, ऐसे गलत कोड किया तो पूरा जाएगा। तो ऑडिट में रट्टा इज मेन, बस यही बोलूंगा। समझ के रट्टा, नहीं समझोगे रट्टा भूल जाओगे, सिर्फ समझोगे लिखने जाओगे कुछ नहीं होगा। दोनों इज इंपॉर्टेंट। मतलब याद करना, उसमें टेक्निकल पेपर है, आप उसको मतलब जैसे लॉ में क्या है कि आप कुछ कहानी भी बना सकते हो, प्रोविजन लिखो बाकी कुछ कहानी भी बना सकते हो। ऑडिट में आप नहीं बना सकते। ऑडिट में आपको अगर मतलब पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स देगा नहीं इंस्टीट्यूट। चलो फिर बच्चों को बहुत बहुत बधाई, आगे के लिए अच्छा करना है, उस बिगिनिंग से ही लगना है, क्योंकि जो चीज ना हो पाए ना कोई अभी हो जाएगा। मिठाई खाओ, रुको हम खिलाते हैं। हम तो खाएंगे, हम तो 3 दिन से 4 दिन से मिठाई खा के मिठाई पे है बोलो तो। नहीं शुगर नहीं, हमको नहीं है, बाकी को है, दुबे सर को। सेक्शन 76 याद हो गया आपको? सेक्शन 76 ले लो, मिठाई ले लो, जिसको देना है और भी देते जाओ। टीचर मिल लिए, दुबे से नहीं मिले। यूएटएसएस भी चले जाना, वहाँ भी टीचर्स होंगे, ठीक है? वहाँ भी टीचर जाते समय 1 बेटा 10 मिनट पूजा मैडम होंगी, उनको भी मिठाई खिलाते जाना अगर होंगी तो, ठीक है? चलो हम तो बार बार ही आपको बोलते हैं कि ग्रुप 1 में सबसे आसान पेपर लो है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ऑडिट को थोड़ा सा याद कीजिएगा, उसका थोड़ा सा की नोट्स, एक्रोनिम याद करना पड़ेगा बेटा। एक्रोनिम याद करना जरूरी है कि ये नहीं तो ऑडिट में क्या होता है ना, सारे क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर 5 ही याद होता है अपने। इंटरनल कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट, एविडेंस, ये 5 चीज तो याद रहता है, और ऑडिट में याद ही नहीं होता। स्पेसिफिक होना आंसर में जरूरी है, नहीं तो आप 80 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे भी 30 ही आता है ऑडिट के अंदर। ये चीज है, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाइएगा, हो जाएगा।
और बाकी ठीक है। आप देखो आने के लिए तो 91 भी आया ही है ना किसी को ऑडिट में, तो यानी मार्क्स तो आता है। हाँ इनका सब कुछ फर्स्ट है। अरे भाई वो लड़की हैदराबाद की है, साउथ इंडियन, उसको इंग्लिश लैंग्वेज पे तो कुछ है नहीं उसको। तो जैसे कि हम लोग नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम है कि हम लोग सब कुछ उतना एज इट इज रट नहीं सकते। साउथ इंडियन को ये सब प्रॉब्लम ही नहीं है, उसका वो नॉर्मल लैंग्वेज है। जैसे तुमको हम बोले कि हिंदी में ये रट लो तो आसान होता है हम लोगों के लिए, उनके लिए थोड़ा वो आसान हो जाता है। हाँ उनके लिए वो थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ वो उनके लिए थोड़ा अच्छा, आपके लिए प्रैक्टिकल पेपर थोड़ा आसान होता है बनाना, उनके लिए थोड़ा वो मुश्किल होता है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ। ए भाई 300 तो आसान ही, 400 500 तब तो दिक्कत है, नहीं तो 300 तो आसान ही। तो सबसे पहले तो 300 आसान है, उसी को करना है। अच्छा एक चीज और है, इस अटेम्प्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ग्रुप 1 में 145 है, 145 है ग्रुप 1 में, 149 है एक को तो, और उधर बोथ ग्रुप हुआ इसलिए बच गया बच्चा। जब आप सिंगल पेपर देते हैं तो आपको एग्रीगेट वाला एक दिक्कत आता ही आता है। चलिए तो सबसे पहले स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी किसको बोले थोड़ा देख लिया जाए। ऐसी कंपनी जो किसी की होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट नहीं है, और अगर इसने लोन लिया है तो लोन लेस देन इनसे भी कम है लोन। किन से? 2 इंटू पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़, 2 इंटू पेड अप शेयर कैपिटल या 50 करोड़, इससे इन दोनों में जो कम है उससे भी कम का लोन है भाई। और इस कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है डिपॉजिट वगैरह के रिपेमेंट में, और ये कम से कम 5 साल तक स्टार्टअप कंपनी रही है। ये नहीं भी याद करेंगे तो चलिए 3 कंडीशन देख लें। ये वाला अमाउंट याद करना जरूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए। एक बार 2 मिनट का समय देखें कौन कितना लोन ले सकता है, नहीं एक बार देख लें। इसके फादर बीच में एक्सपायर कर गए थे, कौशल, इसके फादर एक्सपायर कर गए और ये बीच में 2 महीने के लिए घर चला गया था, मुझे याद है। तो ये बोला कि मैम ऐसा ऐसा तो हो गया, और जब ये घर गया तो इसके सब फ्रेंड रो रहे थे, मुझे याद है कि इतना अच्छा मैम उसका अब तो बर्बाद हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं बर्बाद होगा, और ये लोग आए ही थे, मतलब अब 1 महीने लगभग पढ़े होंगे। तो बोले कि तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं है, तो बोला अरे तो फी हम लोग माफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फी का अगर इशू है तो कोई इशू नहीं है, बच्चा पढ़े पास हो कैसे नहीं। लेकिन बच्चा मेहनती था बहुत, ये मानना पड़ेगा कि ये बच्चे मेहनती बहुत थे। नॉट डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। और अगर किसी बच्चे को इसका डिटेल्ड नोट्स चाहिए होगा तो वो मुझे बोलेगा टेलीग्राम पे, तो फिर हम डिटेल्ड नोट्स भी भेज देंगे। जैसे कि ये पूरी कहानी जहां लिखी हुई थी वो भी आप एक बार पढ़ लें अगर आपको पढ़ने का मन हो तो, और बाकी जो बच्चे मुझसे पढ़े उनकी पूरी कहानी लिखी हुई है, ठीक है। अब लास्ट के 4 चैप्टर्स में जो भी होगा अभी हम सब करवाएंगे, कुछ कुछ है थोड़ा हम करवा देंगे, ऐसा नहीं है कि वो कोई मेजर इशू है, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले उन चैप्टर्स को करने पे जाएंगे तो वो चैप्टर्स नहीं अभी याद होंगे, ठीक है। अगर पहले कभी पढ़ा हुआ हो तो ठीक है, क्योंकि वहां लैंग्वेज मैटर करता है। इसलिए जब मैंने बैच खत्म किया था तो आपको बोला था अदर लॉग से रिवाइज करना, बोला होगा मैंने ये बात, क्योंकि उसको मल्टीपल रिवीजन चाहिए, उसको अदर लोग को मल्टीपल रिवीजन। आप जहां से भी पढ़े, जिससे भी पढ़े, जो भी नोट्स है उसको खूब पढ़िए पहले 2-4 बार 5 बार, फिर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको याद करवा दें, ठीक है। बाकी चले, अब आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा, हम चाहते हैं कि सारे बच्चे क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और देखें तो कि क्या आंसर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है, केस सिनेरियो पूछा, आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए कीजिए, आपको जो मिला है मटेरियल उसमें है ना क्वेश्चन, तुम्हारे पास कहां से आया क्वेश्चन? ओ तो मैंने आज सुबह डाला है ना टेलीग्राम पे, वहां से बच्चा हमको लगता है पीडीएफ निकाल लिया है, तो इसलिए इसको क्वेश्चन भी है। कोई बात नहीं है, आपके टेलीग्राम पे है पीडीएफ, आप एक बार यहाँ से रीड करें, टेलीग्राम चैनल पे है पीडीएफ डाला हुआ।
नए बच्चे हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपने आप को ऐड करा लीजिएगा। अभी आपको ऐड कर देंगे, बस ग्रुप में कुछ नहीं करना है और आपको जो है ये सब नोट्स वहां से मिलता रहेगा। क्वेश्चन पढ़े सारे बच्चे एक बार, और ABC है, जो भी उसका आंसर होता है खुद से लिखे एक बार, पढ़ो। क्वेश्चन में थोड़ा सा मार्किंग वर्किंग कीजिएगा, किस दिन लिए, किस दिन एप्लीकेशन दिया, क्या किया, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम आपके साथ पढ़ते हैं। ABC पब्लिकेशन लिमिटेड ने एक्सेप्ट किया है डिपॉजिट किससे? पब्लिक से। कितने का? किस दिन? 1 मई को। कितने दिन के लिए? 36 मंथ के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रीपेमेंट बोला है कि 30 अप्रैल को होगा। कब होगा? 30 अप्रैल को। इट हैज कंप्लाइड विथ ऑल, जितना स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के लिए फ्रॉम पब्लिक, सब इसने पूरा किया था। एक डिपॉजिटर है बेटा, नाम क्या है बोलो? मिस्टर वाई। वो अर्जेंट नीड में है मनी का, क्योंकि उनके बच्चों को पढ़ने उनको बाहर भेजना था। टोटल डिपॉजिट जो है ABC पब्लिकेशन लिमिटेड के पास कितना है? 10 लाख। 1 जून को 22 में he sent his request to the company for premature repayment के लिए बोल रहे हैं। ये 36 मंथ के लिए लिया है कंपनी ने, अभी तुम बोल रहे हो कि प्रीमेच्योर कर दो, तो यानी कि 1 जून 22 को तुम बोल रहे हो और 1 मई को तुमने दिया था, और तुम 1 जून 21 था ये, 1 जून 2022 को मांग रहे हो। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हो गया 36 मंथ्स के लिए देके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, यानी हम पेमेंट जो करेंगे वो तो 9% पे करेंगे। मिस्टर यू हैज डिपॉजिटेड 6 लाख। ही सेंट एप्लीकेशन दिया है टू चेंज द नेम ऑफ हिज डिपॉजिट, और ज्वाइंट होल्डिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ज्वाइंट होल्डिंग देखो कितने नाम पे? अपने नाम पे, वाइफ और 4 लोग। मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं ज्वाइंट होल्डर्स में? कंपनी ने और भी पैसे उठाए हैं बेटा पब्लिक सेक्टर बैंक से। कहां से? देखो कहां से पैसे उठाए हैं, दिया हुआ है। यानी कि क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा डिपॉजिट है या नहीं है। तो देखो, अगर कंपनी ने किसी बैंक से लिया है, नहीं है। बॉन्ड या डिवेंचर इश्यू करके लाए हैं, नहीं है। कमर्शियल पेपर से लेके आए हैं, तो इसके अलावा जो दिया होगा वही होगा ऑप्शन। गाइडलाइन के अनुसार आपको कुछ क्वेश्चन का आप जवाब देना है, जो ऊपर में कहानी है उसके आधार पे आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। 3 प्रश्न पूछे गए उस कहानी के आधार पे। पहली कहानी, एडवाइस कीजिए ABC पब्लिकेशन को कि कितना अमाउंट और इंटरेस्ट का रीपे मिस्टर वाई को करना होगा। पहला ऑप्शन देखिए, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कंपनी कर ही नहीं सकती। सही बोल रहा है कि गलत? प्रीमेच्योर तो कर सकती है पेमेंट, ओनली आफ्टर 6 मंथ, और इंटरेस्ट रेट को 1% से घटा के। पढ़ा ना तुमने प्रोविजन? तो ये वाला तो गलत है ऑप्शन। 10% इंटरेस्ट, ये भी गलत है। अब सवाल है कि यहाँ पे 2 चीजें 9% दी हुई हैं, यानी यहाँ पे कितने मंथ के लिए पेमेंट होगा ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, 1 में को डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है 21 में, फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ होगा? 31 मार्च 2022 को, और यहाँ पे पैसा मांगे हैं 1 जून को 22 में, तो यहाँ पे हो गया 1 साल पूरा। अब यहां से जो भी मंथ्स एक्स्ट्रा हुए, कितना मंथ्स? अप्रैल और मई 2 महीने का और देना है,
तो ये 6 मंथ से कम है ना, 2 मंथ्स, तो इसको इग्नोर करेंगे। तो यानी कि पेमेंट तो इतने ही दिन का होगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, कितना 11 महीने का है। तो ऑप्शन में दोनों दिया होगा 11 और 13, 11 मंथ्स। 9% के बाद भी गलत होने का चांस है मंथ वाले में, अगर ध्यान नहीं देंगे तो, कि अगर फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट देखो कब हुआ, 6 मंथ से ज्यादा और होता तो फिर वो कंप्लीट ईयर मानते, और नहीं तो 6 मंथ से कम है तो खत्म, उतने का लिए इंटरेस्ट नहीं देंगे। इंटरेस्ट तो हम 11 महीने का ही देने वाले हैं आपको 9%, इसलिए ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, ये और सी सबका सही होना चाहिए। चलो बोलो, एडवाइस कीजिए मिस्टर यू के बारे में कि क्या मिस्टर यू नाम नहीं चेंज कर सकते डिपॉजिट का, कि ज्वाइंट नेम केवल 2 ही लोगों के नाम पे होगा, कि मिस्टर यू वाइफ और 2 चिल्ड्रेन के नाम पे होगा, कि मिस्टर यू और धोनी मिस्टर यू और एनी 2 मेंबर के नाम पे होगा। आगे, बैंकर जो है लिस्ट चाह रहा है डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी का, बताइए इसमें से कौन इसमें से डिपॉजिट है, इनमें से कौन सा डिपॉजिट है, मतलब एलिमिनेशन लगाओ, ये नहीं है ये नहीं है नहीं है, जो बच जाए वही है, एलिमिनेशन लगाओ। बॉन्ड और ये सब पैसा है वो तो नहीं था, ये भी नहीं था, कमर्शियल पेपर भी नहीं है, तो पब्लिक से आपको नहीं लेना, लेंगे तो वो क्या मान लेंगे, डिपॉजिट। एक क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा है, यही वाला क्वेश्चन, अभी बच्चा क्या बोला तुमको, एलिजिबल पब्लिक कंपनी केवल पढ़ के जाना। पता नहीं, आंसर डी होगा इसका, उनसे गलती हुई है थोड़ी, आंसर वही होगा, 2 मंथ्स को इग्नोर किया गया है। चलिए पढ़िए, ये क्वेश्चन अगर आप बता दिए तो आपका डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा फिगर, पहला क्वेश्चन है, कंपनी का देखो 3-4 डेटा दिया है, पहला नेटवर्थ दिया है, टर्नओवर दिया है, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ है। आपको बताना है पहला कि क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं पब्लिक से अदर देन मेंबर, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसी कंपनी हो गए, एलिजिबल पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 76, जिसका नेटवर्थ या टर्नओवर, तो आइदर कंडीशन होना था, तो है ना नेटवर्थ, तो हो गया। दूसरा, अर्जेंट नीड में है भाई, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन 4 मंथ में करना पड़ रहा है, प्रोविजन लिखो कि अकॉर्डिंग टू रूल 3 ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल, मिनिमम टेन्योर 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। 6 मंथ से कम का भी ले सकते हैं, लेकिन 3 महीने से कम का नहीं, और मैक्सिमम अमाउंट 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी यूज हो गया, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम मिला के 310 का 10%, 31 करोड़ से ज्यादा का नहीं कर सकते। वही पूरी कहानी देखो उन्होंने आंसर में दी हुई है, पूरी कहानी आंसर में दिया हुआ है। आपको जो मैंने आपको पीडीएफ जो सेंड किया उसमें ये दोनों क्वेश्चन अटैच है, वहां से एक बार रीड करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे जो इनमें से बच्चे नहीं हैं वो अपने आप का नाम वहां पे बोलिए कि मेरा जोड़ दो टेलीग्राम चैनल पे, हर दिन रिवीजन का पीडीएफ सेंड कर देंगे हम पहले सुबह में मॉर्निंग तक, जिससे कि आप वहां से क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं। बाकी हैंड रिटन नोट यहाँ पे मिल जाएगा आपको चैप्टर का। कुछ बातों का जवाब दीजिए, क्लास छोड़ देंगे हम। पहला, सेक्शन 73 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि कुछ कंपनियों पे ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है।
कुछ कंपनी का नाम बताओ जिन पे सेक्शन 73 का सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं है। बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, और जिसको सीजी ने प्रिस्क्राइब किया है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। कुछ कंपनियों को एग्जम्पशन दिया गया कि उनको सेक्शन 73 का सब सेक्शन 2 का क्लॉज 8(2) ही मानना, नहीं केवल F मानना। प्राइवेट कंपनी, आईएफएससी, पब्लिक और स्टार्टअप को एग्जम्पशन दिया गया। F पॉइंट में क्या था? F क्लॉज क्या है? डिपॉजिट फुल्ली सिक्योर होने चाहिए, और अगर अनसिक्योर्ड है तो ये बात हर जगह बतानी है। सेक्शन 76 में एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब नेटवर्थ 100 करोड़ या टर्नओवर 500 करोड़ बाय पासिंग एसआर इन जीएफ। अच्छा, अगर आपने एडवांस लिया है पब्लिक किसी से, तो आपको गुड्स कितने दिन के अंदर सप्लाई करना होगा? 365 डेज, और सर्विस 5 years, और इंडस्ट्री का नाम विच एवर इज लोअर। क्या एम्प्लॉय से पैसे हम रिसीव करें तो उसको डिपॉजिट माने? एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग होना चाहिए। पब्लिक कंपनी अगर अपने डायरेक्टर से लोन लेती है और प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर प्लस रिलेटिव से लोन लेती है तो वो डिपॉजिट नहीं होगा अगर वो डिक्लेरेशन दे कि वो आउट ऑफ सेल्फ जनरेटेड फंड है, बोरोड फंड नहीं है। तो मिनिमम टेन्योर कितना है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का? मैक्सिमम 6 मंथ से कम का भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, 3 मंथ का, लेकिन 3 मंथ से कम नहीं। और 3 मंथ के लिए भी जो एक्सेप्ट करेंगे वो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कर रहे हैं तो ओनली आफ्टर 6 मंथ होगा, और इंटरेस्ट रेट को 1% से डिडक्ट कर लेंगे। आप डिपॉजिट एक बार घर में जाके और रीड कर ले, आते जाते रीड कर ले, जहां से जैसे हो उसको बस एक बार पलटते रहें, जिससे आपको डिपॉजिट हो जाएगा। अगली क्लास में दूसरा चैप्टर।